सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस मस्त भरी प्यार भरी प्यारी प्यारी रिवीजन ऑफ ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी। आज तो सर हमने बढ़िया वाली पार्टी कर ली। इसको नाम को कैसे याद रखना है? मैंने कहा 5 and 5 आर रिलेटेड, 5 और 5 रिश्तेदार है तो तुमको याद रहेगा 550 इज रिलेटेड पार्टी। वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब सर ये रिलेटेड पार्टी वाला ऐसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम ऑडिट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अकाउंट्स के जो टीचर है बढ़िया वाले, उन्होंने बोला था अकाउंटिंग होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए रिलेटेड पार्टी का। तो जो इंटर वाले थे उन्होंने कहा AS18 के हिसाब से, फाइनल वाले ने कहा इंड AS 24 के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आपकी जो FRF की रिक्वायरमेंट है वो कहती है डिस्क्लोज करो ना, डिस्क्लोज करो ना रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, उनके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप्स है, क्या ट्रांजेक्शन है, क्या बैलेंसेज है, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। तो हम भी एज ऑडिटर यही चाहते हैं, हम भी एज ऑडिटर यही चाहते हैं कि ये सब चीजें प्रॉपर्ली हो। तो आपने सबसे पहले समझना है सर रिलेटेड पार्टी होती कौन है। So related party can be these things as it has defined as per the FRF। FRF मतलब जैसा AS18 या इंड AS 24 कहते हैं वही रिलेटेड पार्टी है। बट अगर सर ये कुछ नहीं कहते हैं तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सर आपके रिलेटेड पार्टी है तीन तरह की, एक तो ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक साइड वाली। एक तो ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक साइड वाली। सर ऊपर वाली मतलब जो आपको कंट्रोल करती है, जो आपकी एंटिटी को कंट्रोल करती है। एंटिटी मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो अगर उसको कोई कंट्रोल कर रहे हो, उस पर किसी का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो वो रिलेटेड पार्टी है। या कोई एंटिटी जिसको वो कंट्रोल कर रही है या वो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है वो रिलेटेड पार्टी है। एंड लास्ट में कहता है सर साथ वाली मतलब वो अगर किसी एंटिटी के साथ कॉमन कंट्रोल में है। कॉमन कंट्रोल कैसे हो सकता है? इनके ओनर्स कॉमन है, इनके ओनर्स कॉमन है, या इन दोनों के जो ओनर्स है वो रिलेटेड पार्टीज है, वो रिलेटेड है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो इनकी मैनेजमेंट कॉमन है, दे हैव अ की कॉमन मैनेजमेंट। यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। अब इसमें हमने थोड़ा सा मसाला ऐड किया था। मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो दो एंटिटीज को कंट्रोल करती है। सर ये दो एंटिटीज कौन है? एक है मोदी लिमिटेड, एक है शाह लिमिटेड। अब ये जो मोदी लिमिटेड और शाह लिमिटेड है, क्या मैं बोल दूं इनके ओनरशिप कॉमन है? हाँ सर। क्या ये कॉमन कंट्रोल में आ गई? हाँ सर, ये कॉमन कंट्रोल में आ गई। बट क्या ये रिलेटेड पार्टी है? द आंसर इज नो, दीज आर नॉट द रिलेटेड पार्टीज। क्योंकि ये हम इनको रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे अनलेस ये दोनों एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज करते हैं या एक दूसरे के साथ कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो ICAI केस स्टडी में आपको लिख के देगा। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था क्वेश्चन बैंक में, तो मेक श्योर वो भी आप लगे हाथों रिवाइज कर लो। अब एक बार नोट्स पे आ जाओ। इसमें अलावा हमारे को क्या क्या चीजें देखनी थी? सर मेन चीज हमें यही है, हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, क्या रिलेशनशिप्स है, ट्रांजैक्शन है, क्या यहाँ पे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो नहीं प्रेजेंट है। इस पूरे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पे, इस पूरे फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे तो हमने पूरी एक केस स्टडी करी है। आई एम श्योर एक बार आप जब ये रिवीजन हो जाती है वापस एक बार उस केस स्टडी को गो थ्रू करोगे। एंड फिर आपने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, या फिर दीज आर नॉट मिसलीडिंग इन केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फिर एविडेंस ले लो कि जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है, ट्रांजैक्शंस है, दीज आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as per your applicable FRF। अब सर एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। दिस वाज द 5 स्टार टॉपिक ऑफ द डे। May 22 में भी आया था और हमारे को केस स्टडी में भी मिला। एंगेजमेंट टीम आखिर में डिस्कस करती क्या है? सर यही तो डिस्कस करेगी कि कौन रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ट्रांजैक्शन है। अब ये बात इनको पता कहां से चलेगी? सर ये बात पता चलती है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो दे हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इनको ऐसा पता चल सकता है कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज ना कर रखी हो। सर नॉन डिस्क्लोजर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। तो ये कहते हैं रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स व्हिच कैन इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। तो आपने अलर्ट रहना है, तो आपने अलर्ट रहना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है। हो सकता है कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाए। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन जो दिखाएं ऐसी रिलेटेड पार्टीज विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट टू ऑडिटर। अगर ऐसा कोई केस होगा तो हम किस पे उंगली उठाएंगे? अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट इस तरह की मिल जाती है तो किस पे उंगली उठाएंगे? सर मैनेजमेंट का काम था डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन करना इंटरनल कंट्रोल, यानी ये लोग कंट्रोल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो आखिरी में यू विल फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस दैट द मैनेजमेंट एंड TCWG अटैच टू इंटरनल कंट्रोल। तो ये 5 पॉइंट्स को एकदम फ्लो में ध्यान रखना। कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन है, कहां से पता लगेगा? रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड्स को ऊपर ऊपर से मत देखना, अलर्ट होके देखना। रिकॉर्ड्स को ऊपर ऊपर से मत देखना, अलर्ट होके देखना, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ताकि आपको पता चल सके सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशनशिप्स दैट द रिलेटेड पार्टीज आर नॉट डिस्क्लोज टू यू। एंड लास्ट में इंटरनल कंट्रोल्स पे
इंपॉर्टेंस पे आप ध्यान देके चलोगे। इसके बाद सर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, इसको बस आप रीड करके चलोगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द रिलेटेड पार्टी, कौन रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ क्या रिश्ता है, क्या ट्रांजेक्शंस है, ये सब बेसिक बातें आपने समझ के चलनी है। फिर हमें एंटिटी के कंट्रोल्स देखने दो चीजों को लेके कि रिलेटेड पार्टी की अकाउंटिंग ठीक से हो रही है, इनकी ऑथराइजेशन ठीक से हो रही है। इनकी अकाउंटिंग हो रही है एज पर द FRF, जो AS 18 इंडिया 24 कहता है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर हो रहा है, ठीक है सर। प्लस इनका ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल भी प्रॉपर्ली हो रहा है, जो कंपनी लॉ चाहता है। जैसे आपके सेक्शन है 177 और 188, इसके हिसाब से प्रॉपर्ली चीजें हो रही हैं। अब सर आपने कहा था रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स देखने, तो हमको अलर्ट रहना है। हाँ, तो क्या क्या रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स देखने, तो सबसे पहले तो जो भी आप कंफर्मेशन मंगाते हो ना, कोई बैंक कंफर्मेशन, कोई लीगल कंफर्मेशन, वहां कोई नई रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। इसके अलावा सर हमको और कहां से रिलेटेड पार्टी मिल सकती है, कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब कौन है जो डिसीजन ले रहा है, ओनरशिप तो इसके हाथ में है, बट डिसीजन क्या पता ये ले रहा हो। तो जो डिसीजन ले रहा है सर वो भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है, उसी के हाथ में कंट्रोल है। तो आपने देखने कंफर्मेशन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। अब ये अदर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में से 6 डॉक्यूमेंट आपने याद रखने हैं। बताओ कौन कौन से सर। पहले हमने पेयरिंग की थी इन करके। इन का मतलब है कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो गई, कोई इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो गई, कोई इनकम टैक्स रिटर्न हो गई। अगली पेयरिंग क्या थी, मैनेजमेंट और TCWG वाली। मैनेजमेंट और TCWG वाली मतलब कोई भी मैनेजमेंट ने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया, जैसे कि MBP 1 में वो बताते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर। तो जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मैनेजमेंट और TCWG के, प्लस जो इनके की मैनेजरियल पर्सन है, वो कैसे पता लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट से विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, उससे पता चल जाएंगे। और रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है सर, हमारी पेरेंट कंपनी और सब्सिडरीज। तो पेरेंट कंपनी का कैसे पता चलेगा, शेयर होल्डर रजिस्टर से, कौन है जिसके पास कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग है। तो शेयर होल्डर रजिस्टर से आपको पता चल जाएगा कौन कौन मेजर शेयर होल्डर है, और इन्वेस्टमेंट से पता चल जाएगा कौन इसकी सब्सिडरीज है। तो पेयरिंग करके ध्यान रखना, पहले इन, फिर ऊपर वाले, नीचे वाले, और फिर आपके मैनेजमेंट और TCWG। इस तरह से आपने 6 पॉइंट ध्यान रखने। क्लियर है? क्लियर है सर। अब मान लो ये सब आप कर रहे थे, और आपको अचानक एक रिलेटेड पार्टी मिल गई, तो अब आप क्या करोगे सर, हम हो जाएंगे एक्साइटेड में एडा पूरी टीम को बताता है, सर पूरी टीम को बताता है। यानी अगर आपको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल गई जो पहले मैनेजमेंट ने नहीं बताई, आप पूरी एंगेजमेंट टीम को बताओगे मुझे रिलेटेड पार्टी मिल गई। फिर आप किसको बुलाओगे, मैनेजमेंट को बुलाओगे और उनका गला पकड़ के रिक्वेस्ट करना, सर क्या ये जो रिलेटेड पार्टी मैंने ढूंढी है ना, इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी उठा के ले आओ। और साथ ही साथ उनको बोलना रुको, तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स को क्या हुआ है, हमने तो इसको पकड़ लिया, तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। यानी वही चीज जो हमने एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में डिस्कस की थी, वापस यही आएगी कि अगर ऐसी कोई रिलेटेड पार्टी मिलती है जो मैनेजमेंट आपको नहीं बताती, इंक्वायर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स। अब क्योंकि वो ट्रांजैक्शन लेके आ गई, आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, अब उनको टेस्ट करो। परफॉर्म द सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट में सर, अगर लगता है ये इंटेंशनल था, तो इवैल्यूएट द इंप्लीकेशंस फॉर ऑडिट। यहां पे आपने बेसिकली यही देख के चलना है, क्या यहां पे आपको लगता है कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, ये बेसिक बात आपने यहां पे समझ के चलनी है। अब एग्जांपल ऑफ अरेंजमेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर नॉट डिस्क्लोज टू द ऑडिटर, इसमें क्या आ सकता है सर, गोपू छुप के बैठा है। ठीक है, 3 पॉइंट ध्यान रखना, गोपू छुप के बैठा है। सर गोपू छुप के बैठा है मतलब गारंटर रिलेशनशिप्स, जनरली जो गारंटी वाली चीजें होती है, यहां पे कोई रिलेटेड पार्टी हो सकती है। या अगर आपको दिखता है कोई ट्रांजैक्शन है विच इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, विच इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो यहां रिलेटेड पार्टी हो सकती है। एंड लास्ट में सर हमने बात की थी PU, पार्टनरशिप्स विच आर अनइनकॉर्पोरेटेड। तो अगर ऐसी कोई पार्टनरशिप आपको दिख जाती है, तो अगेन इट कुड बी अ रिलेटेड पार्टी। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना, गारंटी और गारंटर रिलेशनशिप्स, O फॉर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड PU का मतलब था पार्टनरशिप्स विच आर अनइनकॉर्पोरेटेड। अब सर अगर हमको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिलती है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, यानी मान लो किसी एंटिटी ने कोई आपको वेयरहाउस दे रखा है रेंट पे विदाउट एनी कंसीडरेशन, या फिर एक एंटिटी ने क्या कर रखा है, एक एंटिटी ने मशीनरी बेची दूसरी एंटिटी को, एक एंटिटी ने बेची मशीनरी दूसरी एंटिटी को, और ये जो दूसरी एंटिटी है ना, ये तो लेबर से काम कराती है। तो क्या इसका कोई बिजनेस रैशनल है? मैंने कहा नहीं। तो जब भी बिजनेस रैशनल ना हो, लॉजिक ना हो, तो आप एंटिटी से पूछना लॉजिक क्या है, व्हाट इज द बिजनेस रैशनल, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में देखना है। प्लस वो जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देगी वो कॉन्ट्रैक्ट से मैच होनी चाहिए, यानी द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन शुड बी कंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये तो सर स्पेशल चीजें हो गई, ये तो हमारी स्पेशल चीजें हो गई। स्पेशल चीजें क्या हो गई कि आपने सबसे पहले कहां गया, आपने बिजनेस रैशनल देख लिया, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन देख ली, कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। बेसिक क्या चीजें थी, फटाफट चैट बॉक्स में बताना, जो बच्चे जाग रहे हैं, जो बच्चे ऑफिस नहीं गए हैं, बैठे हैं, बताना जनरल चीजें क्या थी सर। ए
उसके आगे आपने सी और यू लगा दिया था, मैंने कहा बेसिकली चेक कर लेना अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर है कि नहीं, एंड दीज आर प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड और नॉट। ये बेसिक चीजें आपने चेक करके चलनी है। अब इसके एग्जांपल बड़े सिंपल थे सर, एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आउटसाइड मतलब बाहर से, बाहर से क्या आता है, पैसा। पैसा किस फॉर्म में आता है, ईएलएस। ईएलएस का मतलब है इक्विटी लीज सेल्स। इक्विटी लीज सेल्स, वेरी गुड वत्सल तेजस, बहुत बढ़िया। इक्विटी लीज सेल्स मतलब इक्विटी की कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन मतलब ए बी को कंट्रोल कर रहा है, बी सी को, सी ए को, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन किसकी सब्सिडरी कौन किसकी होल्डिंग, तो इट्स वेरी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एल का क्या मतलब था, लीजिंग। लीजिंग वाली वो सर्विसेज जहां पे आप कोई लीज रेंट ही नहीं ले रहे विदाउट एनी कंसिडरेशन। सेल्स वाले दो पॉइंट थे, आपने सेल्स तो कर दी बट उस पर डिस्काउंट इतना ज्यादा दिया कि फील नहीं आ रही कि सेल हुई है, या सेल्स हो रही है कल रिटर्न आ जाता है, आज सेल हुई कल रिटर्न आ जाता है, तो आप अपनी सेल्स को ना इन्फ्लेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपने 3 पॉइंट ध्यान रखने, इक्विटी लीज और सेल्स। एंड सर बाहर वाली एंटिटीज को क्या कहते हैं, ऑफशोर एंटिटीज। तो बाहर वाला आपने एक पॉइंट ध्यान रखना, ऑफशोर एंटिटीज, जो भी ऑफशोर एंटिटीज के साथ ट्रांजैक्शंस हैं, दीज आर कंसीडर्ड टू बी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ये कहीं ना कहीं हमको लगे इन कंप्लीटिंग दिस स्टैंडर्ड, ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई रिलेटेड पार्टी, मेरा आपसे सवाल, क्योंकि आपने अब तो मेरे साथ केस स्टडी भी सॉल्व करी है, अगर कोई रिलेटेड पार्टी का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, अगर कोई रिलेटेड पार्टी का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, तो क्या ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? हां सर है। तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट में, अगर वही अपना काम चला रही है मैनेजमेंट में, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये भी एक अपॉर्चुनिटी मानी जाती है फ्रॉड करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। आई होप कहीं ना कहीं आपको काफी मजा आया। अब इसी तरह से आपने बस इस ऐसे को वापस एक बार खुद रिवाइज करना है। मेक श्योर इसको रिवाइज करने के बाद आप एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, देन एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड इसका कारो का रेफरेंस भी याद रखना, क्वेश्चंस में काम आता है। कारो का कौन सा क्लॉज है? क्लॉज नंबर 13। सर क्यों? क्योंकि ऑडिट में जितने भी अनलकी काम होते हैं फ्रॉड वगैरह वाले, वो अनलकी 13 रिलेटेड पार्टी के साथ किए जाते हैं। ठीक है, तो क्लॉज 13 में कारो का ध्यान रखना कि कारो में हम बात करते हैं किसकी, कि प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए एंड प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए एज पर योर सेक्शन 177 एंड 188। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते, लगे रहो मित्रों।